हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल जो एग्ज़ाम्स में जनरली आ जाते हैं। तो आर्टिकल हमें स्टार्ट करने से पहले गाइस हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो अभी है वो कितनी है। तो अभी जो हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल्स है वो 448 आर्टिकल हो गई है। और ये आर्टिकल जो है 104 अमेंडमेंट करने के बाद हमारे 448 आर्टिकल पहुंचे हैं। और गाइज कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपके ओरिजिनल जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो उस समय उसमें कितनी आर्टिकल्स थी, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल थे। तो वो पता होना चाहिए हमें। तो उस समय जो आर्टिकल की संख्या थी वो 395 थी, और पार्ट की संख्या जो है वो 22 पार्ट था, और शेड्यूल 8। तो अब जो हो चुका है, जो ये हमारा आर्टिकल है वो 448, नंबर ऑफ पार्ट जो है वो 25 हो चुका है, और शेड्यूल की संख्या 12 हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो याद रहना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल। गाइस, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो किससे डील करता है, यानी किसके बारे में उसमें लिखा गया है, तो वो नेम ऑफ एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी इंडिया का नाम क्या होगा वो डिसाइड करता है। इसके अलावा कौन कौन सी टेरिटरी इसमें आएगा वो आर्टिकल 1 में लिखा गया है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये बताया गया है कि तीन प्रकार की टेरिटरी इंक्लूड की है, यानी तीन प्रकार की टेरिटरी है। एक तो टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सबकी ज़मीन जो है वो इसमें आती है, काउंट किया जाता है। दूसरा यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी भी जो है हमारा काउंट किया गया है। और तीसरा ऐसी टेरिटरी जो बाद में कभी गवर्नमेंट क्या करती है, अक्वायर करती है, मतलब कि वो बाहर से कहीं से अक्वायर करती है, तो वो सारी टेरिटरी क्या होगी, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी टेरिटरी ऑफ यूनियन में काउंट किया जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि अगर कोई नया राज्य बनता है तो वो उसका नाम क्या होगा, उसका एरिया कैसे डिसाइड होगा, ये सब आर्टिकल 3 में दिया गया है। और ये जो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 जो है दोनों फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से डील करते हैं, बट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो क्वेश्चन आर्टिकल 2 जो है वो हमारे वो नए जमीन से डील करता है, यानी नया जो न्यू पार्ट से डील करता है। इट मीन्स कि पहले से वो इंडिया का पार्ट नहीं था। ऐसा मान लो कोई बाहर का हमने अक्वायर किया, बाहर का कोई राज्य या फिर कोई ज़मीन अक्वायर किया, तो उसको हमें इंडिया में इंक्लूड करना है, इंडिया का पार्ट बनाना है। तो आर्टिकल 2 उससे डील करता है, जबकि आर्टिकल 3 क्या है, तो आर्टिकल 3 जो है वो रीएडजस्टमेंट से डील करता है, यानी कि पहले से ही वो कंट्री का पार्ट था, बट उसको दो भागों में बांट दिया। लाइक होता है ना कि एक राज्य का डिवाइड करके दो राज्य में बना दिया जाता है, तो वो आर्टिकल 3 में आता है। यानी रीएडजस्टमेंट होगा तो आर्टिकल 3 आएगा, जबकि नया बाहर से इंक्लूड होगा तो आर्टिकल 2 में आता है। जो भी ये तेलंगाना स्टेट है या फिर झारखंड हो गया जो बिहार से अलग बनाया गया, उत्तराखंड जो यूपी से अलग बनाया गया, तो ये क्या हुआ, ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट हुआ। इट मीन्स कि इनको डील करने के लिए हमें आर्टिकल 3 की ज़रूरत पड़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है 13 आर्टिकल। 13 आर्टिकल जो है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में पहले समझना चाहिए। तो जो फंडामेंटल राइट है वो टोटल आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट डील करता है। यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट के बारे में है। और ये जो है पार्ट 3 में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट लिखा गया है। और इसको हम फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं, मगना करता ऑफ इंडिया, यानी फंडामेंटल राइट को मंगना करता ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मंगना करता ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन आ सकता है फंडामेंटल राइट, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, या फिर
डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, या फिर नन ऑफ देम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मंगना करता ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट को बोला जाता है। ओके, अब चलते हैं जो 13th है, 13 आर्टिकल क्या है? 13 आर्टिकल ये बताता है कि कोई भी अगर सरकार ऐसी कोई लॉ बना दे, ऐसा कोई कानून बना दे जो फंडामेंटल राइट को अपोज करता हो, उसको दबाने की कोशिश करता हो या उसको कैंसिल करने की कोशिश करता हो, तो ये आर्टिकल 13 के हिसाब से वो लॉ जो हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा, यानी वो कैंसिल हो जाएगा। वो लॉ जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा, वो लागू नहीं कर सकती सरकार। तो ये आर्टिकल 13 में बताया गया है। अब इसको कंसिस्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए पावर दिया गया है किसको? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 द्वारा पावर दिया गया है कि वो जो भी लॉ नया सरकार बनाएगी उसको जांच कर सकती है कि वो फंडामेंटल राइट के अपोज तो नहीं कर रहा, उसको विरोध तो नहीं कर रहा। और इसी तरह हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के हिसाब में दिया गया है ये राइट कि वो चेक कर सकती है कि सरकार ऐसे कानून ना बनाए जो फंडामेंटल राइट के अपोजिट हो। इसके बाद आर्टिकल हमारा 14 आ जाता है। तो आर्टिकल 14 जो है वो डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जो भी इंडिया के नागरिक हैं उन सबको, सब लॉ के सामने, कानून के सामने बराबर है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया, यानी सबके पास सेम पावर दिया गया है। तो ये हमारे आर्टिकल 14 में है। उसके बाद आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी के बारे में बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो वहाँ पे क्या बोलता है कि सबके लिए गवर्नमेंट जॉब का सेम फोकस, सेम अपॉर्चुनिटी रहेगा, मतलब सबको सेम तरीके के हिस्सा मिलेगा और कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगी जिससे कि डिफरेंस क्रिएट हो। तो ये आर्टिकल 16 में आ जाता है। आर्टिकल 17 में आ जाता है हमारा अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब क्या है कि अब इसमें आ जाता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को हमें ख़त्म करना है, वो आर्टिकल 17 में दिया गया है। आर्टिकल 19 है, नेक्स्ट आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से डील करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में इसमें 6 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। 6 राइट्स में कौन कौन से राइट्स हैं? पहला है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी हम कहीं इकट्ठे हो सकते हैं, इस पे कोई हमें रोक नहीं लगा सकता। तीसरा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, इस टाइप से। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी मैं अगर किसी राज्य का हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वहीं रहूँ, मैं किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकता हूँ। तो वो कौन डिसाइड करता है? तो आर्टिकल 19 का मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट डिसाइड करता है। फिफ्थ है हमारा फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, यानी मैं जहाँ चाहूँ वहाँ इंडिया में घर बना सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 19 में। और लास्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी मैं जो जॉब करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसको कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो ये सारे जो फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 में डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है वो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी के बारे में डील करता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी हमारी जान की सुरक्षा, और पर्सनल आज़ादी यानी कि मुझे खाना है, पीना है, सांस लेना है, इसके लिए हमें आर्टिकल 21 में हमें राइट दिया गया है। फिर आर्टिकल 21A, गाइज ये जो आर्टिकल 21A है ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ये जो ऐड किया गया है वो ये है क्या? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है उसके लिए अधिकार दिया गया है इसमें। और ये जो है 86th अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, यानी पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और ये डिफाइन क्या करता है? तो कंपलसरी फ्री
एंड कंपल्सरी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, यानी एक तो फ्री रहेगा और कंपल्सरी है एजुकेशन सबके लिए, टू ऑल यानी गवर्नमेंट एज, ये हमारे राइट्स हो गए हैं। टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, यानी जो भी, ये फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि 86 अमेंडमेंट जोड़ा, ये जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है टू ऑल चिल्ड्रन फॉर द एज 6 to 14, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जो होगा फ्री होगा और कंपल्सरी होगा। ये हमारा 21 में अमेंडमेंट आर्टिकल में जोड़ा गया है। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो डील करता है रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है उसको इन्फोर्स करने के लिए कौन इन्फोर्स करेगा, वो आर्टिकल 32 में बताया गया है। और इसके तहत ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि अगर सरकार या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट को अबॉलिश करता है किसी के तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है उसके लिए रीट्स इशू करते हैं, सो डैट कि उनके फंडामेंटल राइट जो रहे हैं वो प्रिजर्व रहे, यानी कोई इसका हनन ना करे। और रीट्स जो इशू कर सकते हैं वो 5 प्रकार के रीट्स होते हैं। तो ये आते हैं हमारे आर्टिकल 32 में। फिर आ जाता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी ये विलेज पंचायत से डील करता है। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ये डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये न्यूज़ में आता रहता है हमेशा कि सरकार बात कर रही है यहाँ, जैसे लाइक अभी उत्तराखंड में, हिमाचल में सरकार ने क्या क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल है। देन है आर्टिकल 45। अब देखो ये आर्टिकल हमारे 36 से स्टार्ट होंगे, 36 to 51, इनको हम बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ये फंडामेंटल राइट हमारे कहाँ से कहाँ तक थे, 12 से लेके 35 तक थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, जबकि 36 से 51 तक हमारा डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाइक हमारा जो फंडामेंटल राइट है अगर उसको कोई हनन करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सरकार के लिए है, सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कोई भी कानून बनाएगी या कोई भी काम करेगी तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए करेगी। बट अगर कोई डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में हम नहीं जा सकते, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बनाया गया है। तो डीपीएसपी आते हैं हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। आर्टिकल 45 आ जाता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल बिलो एज ऑफ 6 ईयर, यानी कि ये दिशा निर्देश होगा कि सरकार ऐसे चीज़ें फैसिलिटेट कराएगी, उपलब्ध कराएगी जिससे 6 साल के छोटे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलेगा और अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलेगा, यानी कि उनको छोटे में क्या टीका पड़ना चाहिए, उनके खाने पीने का ये सब उपलब्ध रहना चाहिए, तथा साथ साथ एजुकेशन भी उपलब्ध कराएगी सरकार, ये आर्टिकल 45 में कहा गया है। आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 जो आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव अलग पार्ट होगी और जुडिशरी जो कि अलग अलग होगी, दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं होगी। इस टाइप से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया। फिर आ जाता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है वो डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कानून बनाएगी या ऐसे चीज़ों का ध्यान रखेगी जो इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा को बढ़ावा दे सके। तो ये हमारे डीपीएसपी में पार्ट में आते हैं। फिर आ जाता है आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया
1976 में इसको ऐड किया गया, और उसके बाद एक 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया। और गाइज ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यूएसएसआर से लिया गया है, यानी हमने जहाँ से उठाया है वो संयुक्त यूएसएसआर से उठाया है। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि जापान जो है ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जबकि और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाओ लाइक यूएसए, यूके, यूएसए, तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, सिर्फ जापान में ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और जो यूएसएसआर है, जो पूर्व सोवियत संघ है, वो तो क्या था, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। इसके अलावा जब इसको ऐड किया गया 1976 में, तो ये पार्ट, एक नया पार्ट बनाया गया, पार्ट 4A बनाकर उसमें डाला गया है। और टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 10+1 यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 10 जो थे 1976 में ही ऐड किया गया था, जबकि एक जो है हमारा 2002 में ऐड किया गया है, और ये एजुकेशन से डील करता है। तो आप देखोगे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, प्लस में फंडामेंटल राइट में भी दे रखा है, एंड प्लस में डीपीएसपी में भी है, यानी तीनों जगह एजुकेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कई प्रकार की सजाओं को माफ़ कर सकता है, वो आर्टिकल 72 में डिफाइन किया गया है। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंट है 110, आर्टिकल 110 110 मनी बिल, धन विधेयक के बारे में ये इसमें दिया गया है कि धन विधेयक जब वो पास होगा तो उसका कानून क्या है, वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके ज्वाइंट सीटिंग होगी कि नहीं होगी, ये सारे के सारे मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में है। फिर आ जाता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसको हम सिंपल भाषा में बजट बोलते हैं, बजट से डील करता है, यानी बजट के बारे में आर्टिकल 112 में दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 123। गाइस 112 के बारे में एक और बात बता दूं कि पहले जो बजट था वो फरवरी के लास्ट में आता था, सदन में आता था। अब जो है स्टार्टिंग यानी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को ही ये सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 जो है प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस के बारे में डील करता है। 123 जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस लागू करने की, वो 123 में है। फिर आता है आर्टिकल 143। 143 जो है ये पावर दिया है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से कोई राय मांग सकता है, वो आर्टिकल 143 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 जो है हमारा वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा होता है वो इसमें ये नहीं रहता, बट आर्टिक कई बार वो 155 पूछे हैं, मैंने कई सारे पेपर में देखा है कि वो 155 के बारे में पूछते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो 155 में आते हैं। फिर आर्टिकल 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। अब देखो जो 72 में क्या था, 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डन प्रोवाइड करने का, क्षमादान देने के लिए, जबकि 161 में जो है वो पार्डन किसके पास है, पार्डन पावर जो है वो हमारे गवर्नर के पास है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे एक आ जाता है 213। 213 जो है वो है हमारा गवर्नर पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, यानी ऑर्डिनेंस लागू करने के लिए गवर्नर का पावर जो दिया गया है वो 213 में दिया गया है, जबकि प्रेसिडेंट को जो पावर दिया गया है वो 123 में दिया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं, इससे याद करने में आसानी रह जाती है। फिर आ जाता है 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टन रीट्स, जो हम पहले ही डिस्कस कर सकते हैं
कर चुके हैं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, जो क्या करता है। आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने का, जबकि 226 जो है वो हाई कोर्ट के पास पावर है। फिर आर्टिकल 239 ए जो है स्पेशल प्रोविज़न फॉर दिल्ली के लिए है। आर्टिकल 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है जिसमें डिफरेंट स्टेट जो होती है उनको मिक्स करके काउंसिल बनाई जाती है सो डैट कि वो अच्छा वर्क कर सके। फिर आ जाता है आर्टिकल 300। गाइस आर्टिकल जो 300 है वो सूट एंड प्रोसीडिंग्स से साथ डील करती है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए जो है वो डील करता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता था, और टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट उस समय 7 हुआ करते थे। बट इसको बाद में 1978 में 44 अमेंडमेंट द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 अमेंडमेंट द्वारा इसको चेंज कर दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट ना होकर एक लीगल राइट हुआ अभी। और इसको 300 आर्टिकल 300 ए में मूव कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ राइट। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल एक 312 जो ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ डील करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनसे डील करती है जो ऑल इंडिया सर्विसेज 312 के अंदर। 315 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 315 ए में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाता है, जबकि 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डील करता है। उसके बाद आते हैं 323 से, इसमें आ जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यानी ट्रिब्यूनल क्या करते हैं, तो ट्रिब्यूनल जो होते हैं स्टार्टिंग में, ये देखो ये जो थे ट्रिब्यूनल जो थे पहले वो संविधान का पार्ट नहीं था, बट 42nd अमेंडमेंट द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया है। और इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी डिस्प्यूट होते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एनी पब्लिक सर्विस ऑफिसर, और उसके जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसमें कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है पब्लिक सर्विस ऑफ सेंटर स्टेट और लोकल बॉडीज़, यानी कोई भी लाइक आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर कोई भी लोकल बॉडीज़ का पब्लिक सर्विस ऑफिसर है, तो उसके रिक्रूटमेंट या कंडीशन ऑफ सर्विस में कोई उसे लगता है कोई डिस्प्यूट पैदा होती है, तो वो इनडायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। तो ये आर्टिकल 323 ए में है। गाइज उसके बाद आ जाता है हमारे इमरजेंसी के प्रावधान। इमरजेंसी के प्रावधान में जो होते हैं 352, 356, 360 और एक और है 365, इम्पॉर्टेंट है। तो 352 जो है हमारे नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है हमारा वो जितने भी नेशनल इमरजेंसी है वो लाइक बाहर से कोई अटैक कर रहा है, या फिर आर्म रिबिलियन, यानी देश में ही अगर कहीं रिबिलियन हो रहा है, मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दे रहे हैं, वो भी उसके साथ हथियारों के साथ, तब नेशनल इमरजेंसी लगती है और ये 352 के अंतर्गत लगती है। 356 में हमारा प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब किसी स्टेट में अगर वहाँ की स्थिति ख़राब हो जाती है, वहाँ की राज्य सरकार ऐसी स्थिति में नहीं होती कि वो उसको संभाल पाए, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। प्रेसिडेंट लग प्रेसिडेंट रूल लगाने के दो तरीके हैं, एक तो 356, एक तो 365, और दूसरा जो है हमारा 356। तो 356 वाला तो हमने देख लिया। 365 में क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया या फिर कोई दिशा निर्देश दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, बट स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको फॉलो नहीं कर रही, तब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है उस स्टेट में। तो ये 365 के अंदर आता है। 360 में हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है पैसे की दिक्कत के केस में। और 368 जो होती है वो पावर देती है पार्लियामेंट को तो टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी 368 के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंडमेंट किया जाता है। और इसमें स्पेशल, एक होता है स्पेशल अमेंडमेंट होता है, दूसरा होता है हमारा जनरल अमेंडमेंट। दो टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। स्पेशल में भी इसमें दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि स्टेट के परिषद को भी वो चाहिए होती है। तो गाइज ये था हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।